कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। खुश रहो, प्रसन्न रहो, हैं, मुस्कुराते रहो, हैं। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, इसलिए कुछ अच्छा करना है, ठीक है। और कुछ अच्छा करने के प्रयास में हम लोग एक प्रश्नावली 5.2 के द्वितीय भाग में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक बेटा। प्रश्नावली 5.2 में क्या है बेटा? यनवे पद को हम कैसे ज्ञात करते हैं? एनवा पद क्या होता है? ए एन इक्वल टू एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बेटा। ये क्या बेटा? ए एन, एनवा पद इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इसी पे बेस्ड कुछ सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने पहले सेशन में किया है पार्ट 1 में, और क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्या करा बेटा कि एपी के एपी दे रखा है, जिसके पद हैं 3, 15, 37, 39, और इस तरीके से आगे ये एपी बढ़ रही है, समांतर श्रेणी बढ़ रही है। कहता है इस श्रेणी का, इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। देख लो भैया, ये क्या है? ये एक सिचुएशन है, ये एक स्थिति है। इस स्थिति को हमको समीकरण में बनाना है, समीकरण में तैयार करना है, और समीकरण को हल कर करके हम जो पूछ रहा है वो हम निकाल लेंगे। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में हम लोगों ने किया है कि जो चीज हमसे पूछता है उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं, उसी को हम मान लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद, तो हम मान लेंगे कि एनवा पद, माना एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अब ये सब करने से पहले हम इसका प्रथम पद लिख लेंगे और इसका सार्वधातुक लिख लेंगे, ठीक बेटा। फिर आगे हम बढ़ाएंगे इसको। सबसे पहले इस एपी का क्या करेंगे? प्रथम पद लिख लेंगे। दिया है, ये दिया है बेटा, ठीक है, दिया है प्रथम पद। प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? ए से। किससे बेटा? ए से। प्रथम पद बराबर 3, सार्वधातुक कितना बेटा? डी बराबर 15 ऋण 3 या डी बराबर 12, ठीक है। 12 सब में जोड़ते जाएंगे तो हमको 1 मिल जाएगी। अब ठीक है, अब माना क्या बेटा? माना लिखने का तरीका भी होना चाहिए बेटा। अब माना एनवा पद, थोड़ा सा और चाहे लिख लो, माना दी गई या दिए गए एपी का एनवा पद, ब्रैकेट में ए एन लिख लो, 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। अब देखना बेटा, ये हमने लिख लिया है, कि जो हमसे पूछ रहा है वो ए एन है। हमने क्या लिखा है? माना दिए गए एपी क्या बेटा? दिए गए एपी का एनवा पद पूछ रहा है, कौन सा पद? हमने मान लिया एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। वेरी गुड। अब लिख लो बेटा। तो इसी चीज को हम एक स्टेप उसमें एक समीकरण में कैसे लिखते हैं, देखो बेटा। प्रश्नानुसार ये तो हमने लिख ही लिया, प्रश्नानुसार, चाहो तो लिख लो बेटा यहाँ प्रश्नानुसार। ये स्टेटमेंट लिख लिया था तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या है बेटा? ए एन क्या है? 54वें पद से A54 से कितना है? 132 अधिक है बेटा। देखना बेटा, क्या ये जो एनवा पद हमने माना है कि एनवा पद 132 अधिक है, तो ये 132 अधिक है, तो बेटा बराबर करने के लिए 54वें पद में भी हम 132 जोड़ दें, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। क्यों? ए एन इक्वल टू A54 प्लस 132, क्यों?
हमको दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि जो nवा पद है an वो 54वें पद से A54 से 132 अधिक है, ये 132 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इधर 132 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा। क्या सही है ना बेटा? बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अथवा ये समीकरण बन गया बेटा, ये क्या बन गया, ये समीकरण बन गया। और समीकरण को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो अथवा या लिखते हैं, चलो अथवा लिख लेते हैं, an, क्यों थोड़ा सा खोलना दे, an को हम लिख लें a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, A54 को हम क्या लिख लें, a प्लस 54 का मतलब 54 से 1 माइनस करते हैं बेटा, n-1 इंटू डी 53, और डी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बेटा 12, 53 डी हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी। क्यों सही चल रहा ना बेटा? A54 तो आपको ऐसा लिखते हैं, A54 क्या होता है, A54 का मतलब a प्लस 54 n क्या 54 है, तो 54 माइनस 1 इंटू डी, यही लिखते हैं ना बेटा। तो ये 53 आया, तो ये तो हमने भी लिखा है, a की जगह पे a लिख लिया है और 54 माइनस 1 की जगह पे 53 लिख लिया है, और d की वैल्यू हमने 12 लिख लिया है बेटा, बस यही हमने भी किया है। ठीक है, और प्लस 132। ठीक है, यहाँ a हमको दे रखा है, a की वैल्यू हम चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, यहाँ भी d हम तो लिख सकते थे, चलो बाद में। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना बेटा? तो अब ये a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n हमको पता करना है बेटा, n-1, और d की वैल्यू यहां भी कितना है बेटा, 12 है। 12 है ना बाबू, वेरी गुड। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 12 3 36 की 6 हाथ है 3, 12 5 60 और 3 60 और 3 कितना होता है बेटा, 63। ठीक है, 12 3 36 की 6 हाथ है 3, 12 5 60 3 63 और प्लस 132। ठीक है, तो n-1 इधर रहने दो, n-1 बराबर, ये जोड़ देते हैं बेटा, 6 और 2 8 हो गया, और 3 3 6 हो गया, और 6 1 7 हो गया, ये हो गया। और n-12 इधर हम ट्रांसफर कर देंगे तो अपान में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 12 × 12, 12 चौका 12 छाक 72, 6 जाएगा, 4 बचेगा 48, 12 चौक 48। बहुत सुंदर बेटा। या n-1 बराबर क्या, -1 उधर लेते चलो, तो n इक्वल टू 64-1 या n बराबर 65। तो आंसर हमारा क्या गया कि n जो है 65 है। अतः अभीष्ट पद 65वां पद है, 65वां पद है। ठीक है, जो 65वां पद है उसमें ये सिचुएशन लग जाएगी बेटा, जो 65वां पद है वो 54वें पद से 132 होगा अधिक। ठीक है, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको 12 करना। क्या कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या बेटा, कि नहीं चल रहा है? सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ बेटा। 12 देखो इंपॉर्टेंट है बेटा। 12 क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें एक खास ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, वो ट्रिक हम लोग देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्यों कहता है कि दो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी दो हैं जिनका सार्वंतर समान है। अच्छा, अब देखो सार्वंतर समान है, इसका मतलब पहला पद अलग होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग श्रेणी है। यदि पहला पद भी एक हो जाए तो श्रेणी एक हो गई।
लेकिन ये श्रेणी अलग अलग हैं, दो समांतर श्रेणी है जिनका सार्वंतर क्या है बेटा, समान है। तो सार्वंतर को हम डी मान लेते हैं, दोनों में है। पहले समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी और दूसरे सार्वंतर का सार्वंतर डी। और क्या करेंगे, पहला पद है पहली श्रेणी का A1 मान लेंगे, दूसरे पद का A2 मान लेंगे। फिर जो ये दे रखा है ना सिचुएशन कि इनके समवेत पदों का अंतर 100 है, इस पे हम उसको उतारेंगे समवेत पद को। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा, माना प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक केवल प्रथम पद अलग हो गए, सार्वंतर तो सेम है। प्रथम पद A1 मान लेते हैं, A1 है, तथा द्वितीय समांतर श्रेणी, क्या बेटा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, क्या बेटा, प्रथम पद A2 है। ठीक है, अब देखो तो क्या कहता है, यदि इनके समवेत पदों का अंतर तो इसका समापद प्रश्नानुसार, ठीक है, ये प्रथम पद A2 है तथा दोनों श्रेणी का सार्वंतर, क्या होता, सार्वंतर अंतर D है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या लिखें, A1 100 लिख लेंगे। इसका A है ना बेटा, A1 है, इसका A2 है। समवा पद लिखना है तो कैसे लिखें, अलग अलग वो करना है दोनों प्रश्नानुसार। चलो डायरेक्ट लिख लेते ना, प्रश्नानुसार समवेत पदों का अंतर, समवेत पदों का अंतर, समवेत पदों का अंतर। ठीक है, ये यहाँ आपने लिख लिया तो समझ में आ गया कि हमको समवेत पद लिखना है। तो समवेत पद का अंतर, तो समवेत पद में A1 प्लस 100 है ना बेटा, तो चलो लिख लेते हैं 100 - 1 इंटू D। इसका पहली श्रेणी का समूह पद हो गया ना बेटा, और दूसरी श्रेणी का समूह पद, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं A2 प्लस, इसको भी लिख लेते हैं 100 - 1 इंटू D। D तो कॉमन है, बस यही कितना बेटा, इक्वल टू 100। बस ये बात है इसमें, क्या प्रथम श्रेणी का और द्वितीय श्रेणी का जो अंतर है समवेत पद का वो 100 है। तो पहली श्रेणी का 100वां पद तो यही बेटा हो गया, A + n - 1 इंटू D होता है, तो A की जगह पे A1 है और n - 1 मतलब 100 - 1 जो कि 100वां पद लेना बेटा इंटू D। ऐसे दूसरा ले लिया, बस प्रथम पद की जगह पे हमने A2 लिख लिया, बस यही है यहाँ है। तो A1 प्लस 99D बेटा ना, माइनस A2, ये प्लस है और ये बाहर माइनस लगा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का 99D इक्वल टू 100। बहुत सुंदर बेटा, ये गया कट, तो ये क्या हो गया या अब इसको हम एक समीकरण की तरीके से यूज करें, A1 - A2 इक्वल टू 100। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब 1000वें पद का अंतर, पदों का 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा बेटा, वही पुरानी बात है, A1 लिख लिया प्लस n की जगह पे बेटा 1000 हो गया। ठीक है ना बेटा, तो ये 1000 में से एक गया तो चलो डायरेक्ट ना करके हम लिख ही लेते हैं 1000 ऋण 1, A1
माइनस प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी ये लिख लिया। अब यहाँ ये माइनस का साइन लगा देंगे, क्यों? क्योंकि अंतर हमको पता करना, तो ये कर्ली ब्रेकेट लगा दिया। a1 के जगह पे द्वितीय श्रेणी का पहला पद है a2 प्लस ये भी वही हो जाएगा बेटा 1000 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमको पता करना है, ये पता करना है बेटा, इक्वल टू a1 ये कितना आ जाएगा प्लस का 999 डी, कितना बेटा 999 डी, ये हो जाएगा माइनस a2, ये प्लस और माइनस मिलकर के ये भी माइनस हो जाएगा 999 डी। अब देखो बेटा ये a1 ये तो कट गया, तो यहाँ भी a1 a2 आ गया, तो a1 a2 की वैल्यू यहाँ 100 आ चुकी है, इक्वल टू a1 a2 आया ना बेटा, a1 माइनस a2 और a1 माइनस a2 की वैल्यू 100 आ चुकी। तो क्या हो गया कि 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही आएगा। इसका मतलब एक रास्ता निकल आ गया कि यदि दो श्रेणी के में सार्वांतर समान है तो पहले पद का, पहले समांतर श्रेणी का और दूसरी समांतर श्रेणी का जो अंतर है यदि 100 है 100वें पद का, तो 1000वें पद का भी अंतर 100 ही होगा बेटा। बहुत सुंदर, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। क्यों, समझ में आया बेटा कि नहीं आ रहा है बताओ? इसमें था कुछ नहीं बेटा, क्या दे रखा है कि सार्वांतर सेम है, सार्वांतर समान है, तो डी हमारा समान हो गया, पहली श्रेणी के लिए भी और द्वितीय श्रेणी के लिए भी। पहली श्रेणी का प्रथम पद a1 मान लिया, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद a2 मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार संवा पद पहली श्रेणी का और संवा पद द्वितीय श्रेणी का जो है उनका जो अंतर है वो 100 के बराबर है, तो यही चीज हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा यहाँ ताम झाम था, इसलिए यहाँ एक अलग से ब्रैकेट लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट। अब इसको खोलेंगे बेटा तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये बाहर माइनस लगा, तो यहाँ से 99D कट गया, तो a1 माइनस a2 आ गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब यही प्रोसेस, यही विधि हम यहाँ अपनाएंगे, कब? 1000वें पदों का अंतर निकालने के लिए। कब? 1000वें पद का अंतर निकालने के लिए, तो हो जाएगा a1 प्लस 999D, और ये माइनस करोगे तो माइनस a2 हो गया, यहाँ भी 999D माइनस का आ गया, यहाँ भी बेटा कट गया, तो यहाँ क्या बचा? a1 माइनस a2, और a1 माइनस a2 की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 100, तो a1 माइनस a2 की पे 100 लिख देंगे और कह देंगे भैया 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। बहुत सुंदर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिया। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं। अब आदमी सोचेगा भैया 3 अंकों वाली संख्या बतानी है, जो 7 से विभाज्य है। अब ये देखो एपी में कहां से आ गया? क्यों, बहुत लोग सोचेंगे, क्यों आप तो नहीं सोचोगे, आप जानते कि भैया ये एपी का ही, लेकिन बहुत लोग सोचेंगे कि देखो, अच्छा क्योंकि सोचेंगे, हो सकता है पहली नजर में इसको करें भी ना, ये पहले से देखो, पहले से यदि आपको अभ्यास है, पहले से आप क्वेश्चंस करके गए हैं, तब तो एग्जाम में आप करेंगे। और यदि आप पहले से अभ्यास नहीं करके गए हैं तो इस क्वेश्चन को देख करके छोड़ देंगे, चलो बाद में करते हैं। ठीक है, इसमें देखो दिया क्या बेटा, कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब इसमें देखो समांतर श्रेणी में दे रखा है प्रश्न, कहां दे रखा है? समांतर श्रेणी में, और प्रश्नावली 5.2 में दे रखा है। 5.2 में समांतर श्रेणी के बारे में हमारे पास ज्ञान है और mवें पद के बारे में ज्ञान है। ठीक है, और उसी पे कुछ होगा बेटा, कहता 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो पहले हम ये चीज पकड़ते हैं, 3 अंक वाली संख्या देखते हैं और 7 से विभाज्य संख्या देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें रफ वर्क भी कर लेंगे बेटा, कोई बात नहीं। 3 अंकों वाली पहली संख्या हमारी क्या होती है? 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, देखो 99 2 अंकों में सबसे बड़ा है, और 100 3 अंकों में पहली संख्या है। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या है, 100 से लेकर के 999। ठीक है, ये सारे के सारे 3 अंकों वाले हैं, लेकिन अब इसमें हमको सेट करना है जो 7 से विभाज्य हो। क्या हो बेटा?
7 से विभाज्य, थोड़ा सा रफ पे हम वर्क कर लेंगे। अब 7 से विभाज्य ढूंढने के लिए 13 सत्ते 91 है, इसमें हम 7 से डिवाइड कर देते हैं 100 में, और उसके ये नहीं डिवाइड होता तो उसके जस्ट बाद वाला ले लेते बेटा। देखो कैसे तरीका है, तरीका देखो बेटा। हमने ये पा लिया कि 100 और 999 के बीच में संख्याएं होंगी जो 3 अंक की हैं और 7 से विभाज्य। ठीक बेटा। अब देखो पहला अंक, पहली संख्या जो 7 से विभाज्य हो और 3 अंकों वाली हो, उसको पकड़ने का है कि पहला 3 अंकों की संख्या 100 है, 100 में 7 से भाग किया, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौको 28, 2 बच गया। ठीक है, तो 14 सत्ते 98, यदि हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 98 आएगा, लेकिन यदि हम इसे +1 कर दें, 15 कर दें, तो 15 सत्ते 105। तो पहली संख्या, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, 3 अंकों 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं होंगी। बेटा पहला क्या हो जाएगा, 105। अब तो आसान हो गया, 7 से विभाज्य ना बेटा, तो 15 सत्ते 105, 16 सत्ते 112, 7 इसमें जोड़ते जाओ। क्यों, यही होगा ना बेटा। इसमें पहली संख्या तो हमको पता चल गई, यहां से हमने पता किया बेटा। दूसरी संख्या भी पता चल गई, क्या, कैसे, 7 से विभाज्य, मतलब 7 का अंतर होना चाहिए, 7 की टेबल में आना चाहिए, 7 के गुणज में आना चाहिए, यही ना बेटा। तो 7 के पहाड़ में आना चाहिए। तो 15 सत्ते 105, 16 सत्ते 112, फिर 17 सत्ते कर लो, या इसमें 7 जोड़ लो बेटा। 7 इसमें जोड़ोगे, 17 सत्ते 119 होता है ना, फिर 7 इसमें जोड़ लो, 126। 18 सत्ते ना, 8 सत्ते 56, 8 एक 8, क्यों, ये कितना होता है, इसमें 7 जोड़ दिया 112 हो गया, 112 में 7 जोड़ दिया 9 हो गया, 9 7 16 के 6, ये हो गया ना 126। ठीक है, तो ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा बेटा। 126 में यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 5 12 56, 7 और 56, 18 को 7 से गुणा करोगे तो ये आएगा। अब देखो, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, अंतिम पद देखो बेटा। ठीक है, यहां हमने क्या किया था, ये 100 में 2 बच रहा था। ठीक है, पूरा डिविजिबल नहीं था, तो हमने क्या किया, 14 में 1 जोड़ दिया। अब यहां देखो क्या करें, 999 अंतिम पद है बेटा, 999 में भी हम 7 से भाग करेंगे। तो 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, 29, 7 चौका 28, 1 29, 19, 100, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसमें हम 1 प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि 1 प्लस कर दोगे, मान लो 143 को 7 से गुणा कर देती हो, तो ये 999 से आगे भाग जाएगा, और 999 से जैसे भागा वैसे अंकों की गिनती जो है ज्यादा हो जाएगी, 4 अंक हो जाएंगे। तो हम यहाँ देखो, ध्यान फिर देना बेटा, यहाँ हमने 1 प्लस किया था, जो भी जितनी बार आराम से भाजित हो रहा था, 14 बार भाग हो रहा था, इसका जो भागफल था वो 14 आया था। तो 14 में हमने 1 जोड़ा, ठीक है, पहले 3 अंकों की संख्या में, और जब अंतिम 3 अंक की संख्या है, उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, हम जो कहते हैं जो आया 142, उसी में 7 से गुणा कर देंगे। 142 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 29, और 7 एकम 7, 994 आ गया। अब इसमें यदि हम 7 और जोड़ देंगे, 7 4 11, 9 1 10, 9 1 10, ये 1001 आ जाएगा, जो 4 अंक वाला हो जाएगा। हमको 9 अंक में ही रहना है, तो अंतिम हमारा जो होगा वो कितना होगा, 100
994 होगा। अंतिम जो पद है, अंतिम जो अंक है हमारा, वो कितना होगा? 994। अब देखो बेटा, हम लोगों ने ढूंढ दिया, ये था इसमें, ये दिया नहीं था, ये आपने क्रिएट किया है, ये आपने तैयार किया है, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, तो हमने इसको एक समांतर श्रेणी का रूप दे दिया है। ये आया कहां से? ये हमने थोड़ा सा रफ वर्क किया है, और इस रफ वर्क को, ये जायज रफ वर्क है, इसको घचर पचर न करना, मार गोदा गादी न करना, ये दिखना चाहिए कि हाँ आपने किया है। बात समझ आ गई ना बेटा? बहुत सुंदर। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं होंगी 105, 112, 119, चाहो तो 3 ही लिखते, ठीक है। फिर 126 के बाद हमने अंतिम पद लिख लिया। अब देखो, कहता है कितनी संख्याएं। अब कितनी संख्याएं के लिए इसमें हम क्या करेंगे? अंतिम संख्या हमारी 994 है, तो माना n संख्याएं। कितनी संख्याएं? n। तो ये nवां पद, nवां संख्या हमारी ये है, तो इससे हम n निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। अब माना 7 से, माना कुल, माना ऐसी कुल n संख्याएं हैं। अतः अब फार्मूला लग जाएगा, हैं? ये संख्याओं का खेल है बेटा। समांतर श्रेणी क्या होता है बेटा? समांतर श्रेणी संख्याओं का वह सूची है। देखो बेटा, ये सूची है 105 से लेकर के 994 तक, जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त हो। तो निश्चित संख्या यहाँ क्या है बेटा? यहाँ 7 है। 105 में 7 जोड़ा 112 है, 112 में 7 जोड़ा 119, 119 में 7 जोड़ा 126, इस तरीके से बढ़ता गया। तो ये क्या हो गई? एक समांतर श्रेणी होगी। और समांतर श्रेणी में nवां पद है, कैसे निकालते हैं? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी से निकालते हैं। तो इसी फार्मूले से an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी से an हमको 994 दे रखा है। बहुत सुंदर बेटा। nवां पद हमको दे रखा है, दे तो नहीं रखा था, हम लोगों ने मेहनत किया बेटा। देखो ऐसे ऐसे निकाला है, पहला पद भी निकाला और अंतिम पद भी निकाला। हमने ये देख लिया कि 3 अंकों की पहली संख्या होती है 100 और अंतिम संख्या होती है 999। अब इसमें हमने 7 से विभाज्य संख्याओं को ढूंढ करके लिस्टिंग कर ली, ठीक है बेटा। तो ये एपी बन गया। अब ये एपी बन गया तो nवां पद 994 हो गया। पहला पद हमारा 105 है, प्लस n हमको पता करना है n-1 इंटू डी। वेरी गुड। डी कितना है? 7 है। क्यों? 7 से विभाज्य संख्या है, तो 7 से विभाज्य है, इसका मतलब सब में जो अंतर है वो 7 का है बेटा। ये इधर ले आओ, यह 994 ऋण 105 बराबर n-1 इंटू 7, ठीक है। 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8, यहाँ 8 लिख लेंगे, यहाँ बचा 9, 9 में से गया 8, ठीक है। और ये 7 यहाँ गुणा में है ना बेटा, तो यहाँ बटे में ले आओ, ठीक है, इक्वल टू n-1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? कट जाएगा ना, 7 × 7, 1 8, 7 दूनी 14, 4 18, 49, 7 57, 4। वेरी गुड, कट गया। इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तो ये 124 बराबर n-1, तो 1 इधर ले आओ, 124 प्लस 1 बराबर n। वेरी गुड। तो 125 बराबर n। तो अतः कुल संख्याएं 125 होंगी। क्या लिखेंगे? अतः कुल संख्याएं
125 होंगी। यही हमारा उत्तर हो गया बेटा, बहुत सुंदर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लिया। तो अब देखो, अब जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत लंबे तो नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए। क्या कॉमन सेंस होना चाहिए? कि पहले हमारा ये ज्ञान होना चाहिए कि 3 अंकों वाली संख्या कौन होती है, ये हमने लिख लिया। फिर पहला अंक 100 है, लेकिन 7 से विभाज्य पहला अंक क्या होगा? तो हमने 100 में 7 से भाग कर दिया, तो लगभग 14 आया, 14 7 98। तो हमने क्या पाया? हमने ये दिमाग लगाया कि यदि हम 14 में 1 जोड़ देते हैं तो 15 आता है, 15 को यदि हम 7 से गुणा कर देते हैं तो 105 आता है। तो 105 ही वह पहला अंक है जो 3 अंक का भी है और 7 से विभाज्य भी है। बस ये तो बात हम पकड़ लिए। तो पहला पद हमारा हो गया 105, फिर 7 जोड़ दिए तो दूसरा पद आ गया, फिर 7 जोड़ दिए तो तीसरा पद आ गया। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी चल निकली। लेकिन अंतिम पद हमारा कैसे आएगा? उन 999 3 अंकों की आखिरी संख्या है, उसमें भी हमने 7 से भाग किया। तो उसमें जितनी बार पूरा पूरा गया था, बस उसी को हमने 7 से गुणा कर लिया और कह दिया यही अंतिम अंक है। बस अंतिम अंक पता चल गया, श्रेणी पता चल गई, तो हम n तो हम पता ही कर ही लेंगे बेटा, ठीक है। तो हमने n पता कर लिया। अब देखो ये गुणज वही था बेटा ना, 7 से विभाज्य कह लो या 4 के कितने गुणज हैं ये कह लो। तो हमारे ख्याल से 13 और 14 बिल्कुल एक जैसे थे बेटा, हैं? ठीक है, 13 और 14 क्या करा है? 10 और 250। देखो वहां तो हमको ढूंढना था, 3 अंक थे, हैं? ढूंढना था ना बेटा, हैं? क्या ढूंढना था? 3 अंक हों और 7 से विभाज्य। यहां तो दे रखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। वाह भैया वाह, ये तो आसान कर दिया बेटा हमारे लिए। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या लिखें बेटा? प्रश्नानुसार वो कहीं आएगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आएगा तो 2 नंबर का आएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास 3 हो या 2 हो, हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण है। तो क्या लिखें? प्रश्नानुसार 4 के गुणज, 4 के गुणज मतलब 4 की टेबल में, मतलब 4 के पहाड़ा में क्या 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 कितने नंबर आ जाएंगे? किसमें? 10 और 220 के बीच में। अब देखो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4, तो 4 का पहाड़ा ही पढ़ लेते हैं, 4 के गुणज देख लेते हैं। क्या बेटा? 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। क्यों बेटा? 16 होता ना, 4 5 6 20, ऐसे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। 250 है, तो पहला हमारी शुरुआत कहां से हो जाएगी? 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में यहां से नंबर्स हमारे शुरू होते हैं बेटा, 10 और 250। अच्छा 250 को यदि हम 4 से भाग करते हैं तो 4 छाक 24, 4 छाक 24, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10 बचा, है? तो अब ये 62 जो है, तो यदि हम 4 से गुणा कर देते हैं, 62 को यदि हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 छक 24, 248 आता है। लेकिन यदि हम इसमें 63 को 4 से गुणा करेंगे तो 52 आ जाएगा। देखो बेटा, 63 गुणे 4 करोगे, तो 4 3 12, 4 6 24, 25, 252 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अंतिम जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? 248, ठीक है। तो 4 के गुणज, 4 के गुणज जो 10 और 250 के मध्य हैं, होंगे। क्या होंगे बेटा? पहला क्या हो जाएगा? 12, 16, 20, ठीक है। और ऐसे 3 बिंदी रख दो और अंतिम 248 लिख दो, बस। अब फिर वही पुरानी बात, क्या कहता है कि कितने गुणज पूछ रहा है ना, कितने पूछ रहा है? तो n पूछ रहा है और a हमारा ये हो गया और d हो गया 4, ठीक है।
तो माना कुल n गुणज हैं। कितने गुणज हैं? n मान लेते हैं, कुल n गुणज हैं, n गुणज हैं। इसलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से an हमारा 248 है, अंतिम पद है? कितना है? 248 बराबर a की जगह पे हमारा 12 है और n हमको पता करना है, n माइनस 1 इंटू डी हमारा 4 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। या ठीक बेटा, 248 ऋण 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, 8 में से 2 जाएगा बेटा 6, 4 में से 1 गया 3, ये 236। ठीक है, और 4 यहाँ डिवाइड में ले आओ, इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 से डिवाइड होना चाहिए बेटा, 4 5 20, 3 बचा, 4 9 36, ये 59 हो गया और 1 इधर ले आओ, प्लस 1 इक्वल टू n, तो ये हो गया 60। ठीक है, n बराबर 60। अतः कुल 60 गुणज होंगे। कहाँ? 4 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कुल कितने होंगे? 60। अतः कुल 60 गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे। सही हो गया ना बेटा? वेरी गुड। ऐसे ही हमने जैसे 13 था, बिल्कुल 14 भी वैसे ही था है? इसमें वहां तो थोड़ा सा हमको ढूंढना था, यहाँ तो भैया दे दिया कि भैया इसी में खेलो। ठीक है, लेकिन वहां खेलने के लिए हमको ढूंढना पड़ा था। अब क्या है बेटा? कौन सा? 15। कहता n के किस मान के लिए? देखो थोड़ा थोड़ा ट्रिकी कर रहा है क्वेश्चन को। कह रहा है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतना और इतना के nवें पद बराबर है। ठीक है, क्यों भैया? 15 ना? कहता है n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी और इतना के nवें पद बराबर है। तो प्रथम श्रेणी का nवां पद निकाल लेते हैं और द्वितीय श्रेणी का nवां पद निकाल लेते हैं और दोनों को बीच में बराबर का साइन डाल देते हैं। प्रथम, ठीक है, प्रथम श्रेणी का nवां पद, कैसे लिखें इसको? डायरेक्ट भी बराबर का साइन लगा करके कर सकते हो। क्या बेटा? देखें, कहीं से शुरुआत कर लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से है, डी से पहली श्रेणी का क्यों लिख लें? क्या पहली श्रेणी का प्रथम पद 63 है तथा सार्वंतर 65 ऋण 63 यानी 2 है। दूसरी श्रेणी का प्रथम पद 3 है और सार्वंतर 10 ऋण 3 7 है। अतः nवें पद होंगे। ऐसा भी लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसको लिखने से पहले प्रथम श्रेणी लिख लेते हैं। प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए कितना है बेटा? ए कितना है? ए 63 है। क्यों दिख रहा है? ए बराबर 63 तथा सार्वंतर, क्या बेटा? सार्वंतर, सार्वंतर कितना है? 63 और 2 65, 65 और 2 67, सार्वंतर 2 है। तथा द्वितीय श्रेणी का
प्रथम पद ए कितना है बेटा, ए दूसरी श्रेणी का ए कितना है बेटा, 3 है, 3 3 तथा सारवंतर इसमें कितने बेटा, 3 5 8, यह 5 है, ठीक है। अब ये लिख लो, ये थोड़ा पहले लिखना चाहिए था, हमने डायरेक्ट लिख लिया, कोई बात नहीं। और ये लिख लिया, उसके बाद इतना से क्या होता है बेटा, ए एन, प्रथम इसमें क्या है बेटा, प्रथम पद 63 है, तो इसका ए एन हो जाएगा 63 धन एन हमको पता करना है, एन -1 इंटू डी, यहाँ डी कितना है बेटा, 2 है। क्या दिख रहा है ना, ठीक लिख रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, राइटिंग समझ में आ रही है हमारी कि नहीं समझ में आ रही बेटा, बताना, कमेंट में बताना। चलो अभी नहीं बता पा रहे कोई बात, कमेंट में बताना, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी का प्रथम पद हुआ 63, तो a प्लस n की जगह पे हमको n निकालना है, तो n की जगह पे n ही लिखना पड़ेगा, -1 इंटू डी, डी की जगह पे 2। यहाँ प्रथम पद क्या है, 3, ये 3 धन यहाँ b n की जगह पे n -1 और d की जगह पे यहाँ कितना है, 5 है। कितना है सारवंतर, यहाँ 7 है बेटा, 3 7 10 7 17, क्यों टोक दिया कोई बाबू, 3 धन 7 10 हो गया, 10 7 17, तो यहाँ सारवंतर 7 है, ये 7 हो गया, ठीक है। अब 3 को इधर ले आओ, 63 ऋण 3, ठीक है, और 2 को इसमें गुणा कर दो, गुणा करना ही पड़ेगा ना बेटा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा -2, सही चला ना बेटा, और ये हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7n -7। अब n एक तरफ ले, बाकी सब चीजें एक तरफ, तो 60 63 में से 3 जाएगा 60, 60 में से 2 चला जाएगा 58, और ये -7 इधर आएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ये प्लस का 7n है और 2n उधर चला जाएगा, तो माइनस का 2n हो जाएगा। चलो सही चला ना बेटा, 63 में से 3, ये वाला 3 ले आया इधर, माइनस कर दिया, फिर ये 2n को मल्टीप्लाई किया, और ये 2 1 2, ये ऐसे 2 आ गया, ठीक है। तो 8 7 15 की 5 हाथ है 1, 5 1 6, ठीक है। और ये 7 को इधर ले आए थे, तो 68 7 58 7 65 हो गया, बराबर 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5 n, तो n बराबर हो जाएगा 65/5, तो ये हो जाएगा 13, तो n बराबर हो गया 13, ठीक है। तो चाहो बहुत जल्दी हो तो यही उत्तर लिख दो, या जल्दी नहीं आपके पास समय है तो थोड़ा सा बढ़िया सुंदर राइटिंग लिख दो, अतः n बराबर 14 है, क्या पूछ रहा था, n के किस मान के लिए, n बराबर 13 के लिए 13वें पद दोनों श्रेणी के बराबर होंगे, n बराबर 13 के लिए 13वें पद दोनों श्रेणी के बराबर होंगे। बस देखो, इस तरीके से इसमें स्टेटमेंट लिखने से ये लगता है कि हाँ किसी लर्नर ने, किसी स्कॉलर ने, किसी अच्छे विद्यार्थी ने ये क्वेश्चन किया है, उस विद्यार्थी के पास पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो हड़बड़ाहट में नहीं है, वो मैच्योर है, शांत दिमाग का है और अपनी चीजों को अच्छे से प्रस्तुत करता है। यदि आपने ठीक से प्रस्तुत किया तो ठीक है, हड़बड़ में करोगे, यही उत्तर लिख दिया तो भी चलेगा, यहाँ उत्तर लिख दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको अच्छा से अच्छा करना है कि कहीं कोई पेन रख ना पावे, जैसे हाईएस्ट जब मार्क्स आते हैं 97 आया, 98 आया, तो आपकी कॉपी चेक होती है किसी और के द्वारा भी,
तो किसी और के द्वारा भी कोई मार्किंग लगने न पावे। कोई और यदि चेक करता है, एग्जामिनर ने चेक कर दिया, फिर रीचेक के लिए किसी दूसरे बंदे के पास जाता है, तो भी ग्लेड हो जाए, प्रसन्न हो जाए आपकी रचना को देख करके, ठीक है, आपके कृति को देख करके वो प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न होगा तभी वो अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। तो अच्छा लाने के लिए बेटा 90 प्लस लाने के लिए, अब तो 90 प्लस की बात तो करना बेकार है? 95 प्लस की बात करो। हाईएस्ट 97 आया था ना इस साल बेटा, ठीक है, 97% आया था। है मैथ में तो किसी ने 100 में 100 लाए ही होंगे बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, कौन सा हो गया हमारा, हो गया कौन सा हो गया बेटा, 15 हो गया ना, 16 करना है। कहता है वह पद, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देख लो, फंसाने की बात कह रहा है क्या कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। अब एक बात बताएं, जब एपी की बात आवे और हमको दिया ना हो, तब हमको प्रथम पद और सार्वंतर हमको मानना पड़ेगा। सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि माना एपी का, माना एक शब्द और डाल दो, अभीष्ट, है बड़ा अच्छा लगता है ना, क्या लिखेंगे, माना अभीष्ट एपी का, क्यों, माना अभीष्ट, बड़ा अच्छा शब्द है ना भैया, अभीष्ट, अभीष्ट एपी का प्रथम पद, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर, पढ़ो दिल से पढ़ो बेटा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, थोड़ा सा समय लगता है, समय दो, क्या है हमारे पास समय है। यदि आज हम समय मैथ को देंगे तो कल मैथ भी हमको समय देगा, ठीक है। हम मैथ के सहारे आगे बढ़ जाएंगे और हमारा समय अच्छा होगा। कब, जब आज हम मैथ को समय देंगे, ठीक है। आज हम समय दे रहे हैं रील में, दाएं बाएं में, तो फिर चीजें गड़बड़ होंगी बेटा, ठीक है। तो माना अभीष्ट एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है, सार्वंतर डी है। अब लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बेटा, तीसरा पद 16 है, A3 इक्वल टू 16 या A प्लस 2D इक्वल टू 16। वेरी गुड, ये तो एक समीकरण बन गया। ऐसे ही एक समीकरण और बन जाए तो A और D हम हल निकाल लेंगे, और A D यदि हम निकाल पाए तो हम समांतर श्रेणी लिख पा लेंगे, ठीक है। तो अब देखो पुनः प्रश्नानुसार, अब अगला क्या है बेटा, क्या कहता है कि सातवां पद A7 और क्या पांचवें पद से A5 से 12 अधिक है। ये जो A7 है, A7 सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है। अब देखो ये 12 अधिक है, तो बराबर करने के लिए या तो इससे 12 ले लो, माइनस कर दो यहाँ 12, लेकिन ये उचित नहीं है, किसी से लेना अच्छी बात नहीं है। मानिए आपके पास मान लो 500 रुपए हैं, कितने हैं 500, वेरी गुड। हमारे पास मान लो थोड़ा ज्यादा है, मान लो हमारे पास 700 रुपए हैं। तो यदि हमारा आपका बराबर करना है तो एक तरीका ये कि हमसे 200 रुपए ले लें कोई, और 500 हो गए। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आपको 200 दे दे। तो यदि हमारे हमसे कोई 200 ले लेता है तो हमारे चेहरे पे थोड़ा सा मासूमियत आएगी, 700 थे 500 बचे। लेकिन यदि आपको कोई 200 रुपए दे देता है तो हमको कोई एतराज भी नहीं होगा, चलो हमारे पास तो 700 थे, 700 बने रह गए, लेकिन हमारे भाई के पास जो है 500 थे, उसके पास भी 700 हो गए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ज्यादा है, सातवां पद अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो इसको भी हम 12
अधिक कर देंगे। वेरी गुड, बस ये ट्रिक है यहाँ। ठीक है, अब इसको यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। A7 क्या होता है? A7 क्या होता है? A प्लस 6D। और A5 क्या होता है? A प्लस 4D। अरे वाह, यहाँ तो 12 यहाँ तो A कट गया, बहुत सुंदर। तो ये तो आ गया बेटा, 6D में से 4D माइनस कर दोगे तो 12 आ गया। तो 6D में से 4D कितना चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 2D। 2D इक्वल टू 12, D बराबर 6। बहुत सुंदर बेटा। अब जब D 6 आ गया तो D का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, A की जगह पे A लिख लेते हैं और प्लस 2 और D की जगह पे 6 लिख लेते हैं इंटू 16। तो यह A बराबर 16 ऋण 12 या A बराबर 4। बस, तो A 4 हो गया और D 6 हो गया। तो अतः श्रेणी पता करना ना, अतः श्रेणी होगी लिख लो बेटा, प्रथम पद के जगह पर 4 लिख लो और फिर ये 4 आ गया ना, और इसमें 6 जोड़ते जाओ। 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22 और ऐसे डाट 3 डाट रख दो। और यहाँ धीरे से उत्तर लिखो। धीरे से क्यों? बढ़िया लिखेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों कॉन्फिडेंस के साथ? क्योंकि भैया हम लोगों ने मेहनत किया है। ये हो गया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया। अब क्या करना है? 17। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते गए। ये आपने समीकरण बनाना सीख लिया है। तो देखो समीकरण बनाना सीख लिया तो वहां चैप्टर 3 में भी काम आया, चैप्टर 4 में भी काम आया और चैप्टर 5 में भी काम आने लगा बेटा। बहुत सुंदर। तो सिचुएशन को, स्थिति को कैसे हम एक समीकरण का रूप देते हैं, ये कला हमको आनी ही चाहिए बेटा। यदि ये कला हमको नहीं आई तो आगे भी हमको दिक्कत होगी। आज तो होगी ही, आगे जब हम कंपटीशन में बैठेंगे तब भी दिक्कत होगी। 17 करना ना, कहता कि AP इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। अब लो, ठीक है, शुरू से तो nवां पद हम जानते थे। और ये देखो क्या बता रहे हैं, दिया है AP क्या दिया है, कितना बेटा? 3 8 13 डैश डैश 253। ठीक है, सही है ना? अब कहा था कि अंतिम क्या कहा बेटा कि अंतिम पद से, ये इससे अंतिम पद से 20वां पद, इधर से आओ। ये अंतिम पद है, फिर ये दूसरा पद हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, फिर पांचवा हो गया। इस तरीके से जो 20वां होगा वो बताओ, उल्टे क्रम में बता रहा है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, ये हम पता कर लें कि ये कौन सा पद है, 253 कौन सा पद है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को फील करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी लिखी है हमारे पास 2 4 6 8 10, मान लेते हैं। मान लो इतना ही है, अंतिम पद हमारा मान लो 10 है। ठीक है, तो अंतिम पद, अच्छा कुल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5, कुल 5 पद है। ये कहे कि अंतिम पद से तीसरा पद ज्ञात करो। अंतिम पद से तीसरा, तो अंतिम पद से तीसरा पद ये हो गया। अंतिम पद से तीसरा पद ये हो गया। और यहां बेटा पहले पद से तीसरा पद भी यही आ रहा है।
बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अंतिम से तीसरा और पहले से भी तीसरा एक ही है। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लो इसी में, 2 4 6 8 10, ये है 5 पद हैं। तो इधर से चौथा पद, इधर से चौथा पद, इधर से चौथा पद ये आया ना बेटा, ये क्या है, इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा, अंतिम पद से चौथा पद है, अंतिम पद से ये चौथा पद है, अंतिम पद से ये चौथा पद है, और ये शुरुआत से दूसरा पद है। ये 4 है, ये 2 है, ये 3 था, ये 3 था। तो एक चीज निकल के आ रही है क्या, कि जितने पद हैं, मान लो 5 पद थे, तो 5 में हमने 1 जोड़ दिया, 6 आ गया। तो 6 में इधर से हमको यदि चौथा निकालना है, तो आगे से 6 ऋण 4 दूसरा पद हो जाएगा। बात समझना, इधर से हमको तीसरा निकालना है, तो इधर से 6 ऋण 3 तीसरा इधर से भी हो जाएगा। ठीक है, इधर से मान लो 5 पद ही हैं, तीसरा हम लोग कर ही चुके। मान लो इधर से दूसरा पद निकालना है, कहाँ, अंतिम से, तो अंतिम से दूसरा निकालना है, तो 6 ऋण 2 कर देंगे, ये दूसरा हो गया, और इधर से 1 2 3 4 इधर से चौथा हो गया। तो कहने का मतलब ये कि पहले हम यहाँ कितने पद हैं ये निकाल लें, उसमें 1 जोड़ दें, फिर 20 घटा दें, तो जो इधर से पीछे से 20वां होगा, वही उधर से वह पद हो जाएगा। बात समझ पाए? तो ये हो गया बेटा। तो चलो दोनों तरीके से करते हैं, चलो अभी हम दोनों तरीके से करते हैं, और आपको जो तरीका सूट करेगा वो तरीका अपना लेना। एक तरीका तो ये है, एक तरीका हम और करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा मात्रा से छोटा होगा। तो यदि क्या लिखें, यदि उपरोक्त में, या छोड़ो, हाँ सीधे सीधे लिखो, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी सी। ठीक है, an है हमारा 253, हमको ये पता करना है इसमें कुल पद कितने हैं, 253, और a है हमारा 3, और n हमको पता करना है n-1, और 3 5 8, यहाँ है d 5 है। ठीक है, यही है ना बेटा। तो अब 3 इधर ले आओ, 253 ऋण 3 बराबर क्या बेटा, n-1, अब इंटू 5 है, नीचे ले आओ। ठीक है, 253 में से 250 चला जाएगा, 250 बटे 5 25 बराबर n-1। ठीक है, 1 इधर ले आओ, तो ये 50 आ गया, तो ये 50 धन 1 बराबर n, तो n हो गया 51। अब देखो वही बात जो हम लोग देख रहे थे कि कुल 51 पद हैं, तो 51 प्लस 1 बराबर n प्लस 1 बराबर 51 प्लस 1 यानी 52। ठीक है, अब 52 में से ध्यान रखना बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले ये निकाल लिया कि कुल कितने पद हैं, हमने पता कर लिया कि 51 पद हैं कुल, ये यहां से लेकर के यहां तक 51 पद हैं। 51 पद हैं, तो 51 में 1 जोड़ दिया, 52 आ गया। अब 52 से यदि 20 घटा दे, तो स्पष्ट है, ये चीज ध्यान में रख लेना बेटा, इसको खूब बढ़िया मेमोराइज कर लेना। ठीक है, स्पष्ट है कि जो पद अंतिम पद से 20वां होगा, अंतिम पद से 20वां होगा, वही प्रथम पद से, आगे से यदि हम चलते हैं, प्रथम पद से कितना होगा, 51 धन 1 ऋण 20, 51 कुल पद है, उसमें 1 और जोड़ दिया, फिर जो पीछे से पद था 20 उसको घटा दिया। ये तरीका है बेटा, ये समझना है आपको
पीछे से कोई ये फार्मूला बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई कि पीछे से मान लो 15वां कहता तो हम यहाँ 15 घटा देते। मान लो ये 51 के बजाय 49 पद आते, एन क्या क्या था 49, तो 49 प्लस 1 यानी 50 हो जाता, 50 में से वो चीज घटा देते। ये है बेटा कि यदि हमको 20वां पद निकालना है तो हम कुल पद निकालेंगे, उसमें से 20 घटा देंगे, पद होगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, 51 में से 1 चला जाएगा, 51 प्लस 1 52 हो गया ना, 52 में से 20 चला जाएगा 32 है, अर्थात प्रथम पद से 32वां पद होगा। ठीक है, अब देखो कुल 51 पद हैं, कुल कितने पद हैं, 51 पद हैं, तो इधर से जो 20वां पड़ेगा वो इधर से 32वां पड़ेगा, एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा an निकालना है, क्या निकालना है, an मतलब A32 निकालना है। ठीक है, ये शुरू से फार्मूला हम जानते थे, पीछे से नहीं जानते थे, इसलिए हमने इतना कर लिया। ठीक है, अब पीछे की भी एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो A32 हो गया, A32 निकालना है, तो A की जगह पे हमको क्या लिखना है बेटा, 3 प्लस n माइनस 1, 32 में 1 31, और D की जगह पे कितना लिखना है बेटा, 5। A32 बराबर हो जाएगा 3 5 1 5 5 3 15, यही होगा ना। तो A32 कितना आ गया, 3 25 15, नहीं क्या कर रहे हो, 158। क्या इसको जरा चेक कर लें, 17वां है ना बेटा, 17 5.2 का 17, वेरी गुड, 32वां पद होगा और 158 होगा। तो ये तो हो गया बेटा। अच्छा, दूसरा तरीका हम, ठीक है, ये हो गया ना बेटा। दूसरा तरीका ऐसे देखो बेटा, एपी हमको दे रखी 3 8 13, यदि हम उल्टे क्रम में लिखेंगे, दिए गए एपी को, दिए गए एपी को उल्टे क्रम में उल्टे क्रम में कैसे लिखोगे बेटा, 253 है, यहां कितने का अंतर है, 5 का, तो यहां जो पद रहा होगा 253 से 5 कम रहा होगा, यही ना बेटा। बाएं वाले जितने भी अंक हैं देखो 5 कम है, 13 जो, और 8 में क्या संबंध है, 13 से 8 5 कम है, 8 से 3 कितना है, 5 कम है, तो क्या है बेटा, 5 5 का अंतर है, अंतर क्या है में, ऋण में है, तो 53 में से 5 घटा दोगे कितना आएगा बेटा, 248। ठीक है, और 248 से फिर 5 घटा दोगे 243। तो इस तरीके से एपी आएगी और अंतिम पद हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, उल्टे क्रम में लिख दिया। अब कहता था पीछे से, तो भैया ले लो पीछे से, पिछला पद अंतिम पद 253 था, तो हमने उल्टे क्रम में लिख लिया। तो पीछे से कहो, यदि श्रेणी आपने ये लिख लिया है तो तो पीछे से 20वां पद, ये आगे से 20वां पद हो जाएगा। हमने श्रेणी को ही उल्टा कर दिया। ठीक है, 253 अंतिम पद था, 253 पहला पद बना दिया, फिर इससे पहले जो पद था वो 248 रहा होगा, तो इसके जस्ट बाद इसको लिख दिया, उल्टे क्रम में लिख लिया इसको। तो अब यहां देखो बेटा, अब क्या, a बराबर 253 आ गया, लेकिन d बराबर दिस माइनस दिस करोगे तो -5 आएगा, और an की तो जरूरत है ही नहीं बेटा, क्यों, हमको n 20वां पद निकालना है, a 20 निकालना है। ठीक है, अब a 20 निकाल लेंगे। यहां से कहता है 20वां पद, पीछे से कह रहा था ना बेटा, यहां से, तो हमने उल्टा लिख लिया, तो ये यहां से 20वां पद हमको ज्यादा जो होगा वही पीछे से 20वां पद हो जाएगा। अब इसको निकाल लो बेटा, क्या होता है, a
ए है हमारा 253 प्लस n-1 यानी 19 हो जाएगा, और डी हो जाएगा हमारा -5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ए 20 बराबर, अब यहाँ ए 20 ही निकलेगा, इधर से पीछे से जो 20वां पद होगा और आगे से 32वां होगा। तो चलो हमने पीछे से ही करना शुरू कर दिया, पीछे श्रेणी को ही उल्टा कर दिया। ये कर लो तो बहुत आसान होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, दिए गए एपी को उल्टे क्रम में लिखने पर। यहाँ होगा ए इतना हो गया, डी इतना हो गया, और 20वां पद निकालना, तब सीधे सीधे निकाल लेंगे बेटा। ये थोड़ा सा कम समय लेगा, लेकिन हमको आना ये भी चाहिए। देखो हमारे पास खूब दिमाग में जगह है, ठीक है। यदि थोड़ा बहुत कमी पड़ रही तो फालतू चीजें उनको डिलीट मार देंगे। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ना है भैया, हमको दुनियादारी छोड़ना है ना बेटा, ठीक है। दुनियादारी छोड़ना है, तो जैसे मोबाइल में बहुत सारी चीजें भर जाती हैं, ठीक है, तो गड़बड़ होने लगता है तो हम फटाफट बोलते हैं कि फालतू चीजें हैं क्या, उनको डिलीट मारते हैं। तो शांत मन रखो बेटा, है, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, माँ बाप का कहना मानो, ठीक है। आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे बेटा। तो हम करेंगे हम ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड। यदि हमको कम समय में करना है तो हम इस प्रोसेस को अपना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ना, ए 20 बराबर कितना हो जाएगा, कितना, 253 माइनस 95, ठीक है। 13 में से 5 जाएगा 8, अभी तो 4, 14 में से 9 गया 5, ये ठीक है, ये 158। वेरी गुड, यहाँ भी आंसर वही आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूरा हो गया, बहुत सुंदर। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18। क्यों, क्या करना है 18? तो क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं आने लगा, क्यों बताना भैया, जरा कमेंट में जरूर बताना। जब आप इस सेशन को ज्वाइन करना, इस वीडियो को ज्वाइन करना और इस क्वेश्चन पे पहुंचना, तब कमेंट में जरूर लिखना कि इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, पढ़ने में रुचि आई कि नहीं आई, अच्छा लगा कि नहीं लगा, मजा आया कि नहीं आया, ये जरूर लिखना बेटा। लिखोगे? लिखते नहीं हो, लेकिन लिखोगे लगता आपकी, हैं। वेरी गुड। तो हम लोग क्या कर चुके, ये कर चुके 17। अब देखो 18, 18 क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44। इस एपी के प्रथम 3 पद याद करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, प्रथम पद और सार्वधातुक को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसके आधार पे आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखें, माना दी गई एपी का प्रथम पद ए तथा सार अंतर डी है, ठीक है। अब लगा दो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार, क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे A4 प्लस 8वें A8 इक्वल टू 24। ये तो कह रहा है, आसान सा समीकरण। चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है। चौथा पद को हम सिंबॉलिक, सांकेतिक भाषा में A4 लिखते हैं, और 8वें पद को A8 लिखते हैं। तो थोड़ा सा ये A जो है कि बराबर 8 हो गया, ऐसे नहीं करना। ये 8 की हाइट और A की हाइट में फर्क होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, ये रिड्यूस करके लिखते हैं बेटा, ठीक है। अब लिख लो थोड़ा सा, A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D
ये कितना हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 24। यहाँ यह लिखते ना बेटा, तो a और a मिलकर के 2a हो गया, तो हो गया बेटा 2a, और 3d और 5d मिलकर के 8d हो गया। कितना हो गया 8d बराबर, इसमें 25 क्यों लिख लिया बेटा, 24 दे रखा है तो क्यों बताते नहीं हो, फिर मामला फंस सकता है, इसलिए बताया करो बेटा, गलत हो जाए तो। 2a प्लस 8d इक्वल टू 24, और 2 से डिवाइड कर दो, या a प्लस 4d बराबर 12। बहुत सुंदर बेटा, एक तो समीकरण ये बन गया। दूसरा बना लेते हैं, छठे और 10वें पद का योग तथा द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, छठे और 10वें, छठे और 10वें, तो छठा क्या हो जाएगा a5, छठा भैया a6 हो जाएगा, a5 क्यों होगा, छठा और 10वां a10, पदों का योग 44 है बस, ठीक है। छठा पद और 10वां पद का योग 44 है, तो a प्लस 5d, बहुत सुंदर बेटा, प्लस a प्लस 9d बराबर 44। तो a और a मिलकर के 2a हो गया, कितना हो गया 2a, और 5d और 9d मिलकर के 14d हो गया बराबर 44। फिर यहाँ 2 से डिवाइड कर लो, a प्लस 7d बराबर कितना 22। बहुत सुंदर बेटा, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस 7d, और यहाँ होगा a प्लस 4d। कौन सी विधि उचित है, सुटेबल है, क्या इसको हल करने की, समीकरण 1 और 2 को हल करने की कौन सी विधि उचित है, हमें तो लग रहा है बेटा कि यदि हम विलोपन विधि अपनाएं, a को गायब कर दें तो d हमारा निकल आएगा, तो गायब से गायब होगा, हम घटा देते हैं बेटा। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, 2 से 1 को घटाने पर, 2 से 1 को, तो 2 हमारा ये था बेटा a प्लस 7d बराबर 22, और a प्लस 4d हमारा ये बार, ये घटा दिया। तो ये घटाने पे क्या करते हैं, हम चिन्ह बदलते हैं, फिर प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये a हमारा प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये तो गया कट बेटा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 3d बराबर, यहाँ 10 बचा, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, d बराबर 10/3 आ रहा है, चेक करें जरा। कौन सा क्वेश्चन है, 18, ये गड़बड़ है, ये 13 में से 8 गया, 5 का आना चाहिए, 7d कहाँ से आ रहा है बेटा, 7d 5 9 14, कौन सा था, 10वें पद का योग 44, तो ये 9d तो होगा ही बेटा, तो 5 + 9 14 आएगा। और यहाँ कौन सा था, चौथा और 8वें पद का योग, a + 3d 8वां पद है बेटा, तो यहाँ 7d होगा ना भाई, बताते नहीं हो बेटा। चलो हमारी गलती है, कोई बात नहीं, a + a 2a हो गया, और 3d 7d मिलकर के 10d हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10d, तो यहाँ 5d आएगा, कितना आएगा 5d, ठीक है। तो a + 5d यहाँ माइनस करना है, कहाँ माइनस करना है, यहाँ 4 था ना, समीकरण 1 घटाया है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ बेटा 2d आ जाएगा, तो d बराबर 5 आ जाएगा। बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। d देखो लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है,
तो डी बराबर 5 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। कहाँ है समीकरण 1? कहाँ है? ये है ना। डी का मान कहीं रख दो, 2 में रख दो। डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। डी ए की जगह पे ए और डी की जगह पे 2, 5 आएगा ना बेटा, तो 7 गुणे 5 बराबर 22। तो ए बराबर 7 और 25 35, 35 बराबर 22। तो ए बराबर हो जाएगा 22 ऋण 35, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा ऋण 5 में से जो जाएगा 3, 3 में से जो जाएगा 1, 13 आ जाएगा। ए बराबर कितना आ गया? 13। तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी? अतः किसी एपी का, इस एपी के प्रथम 3 पद लिख लो। अतः प्रथम 3 पद, पहला तो आपने निकाल लिया, 3 पद होंगे। क्या होंगे? पहला तो आपने निकाल लिया, क्या था? ऋण 13। ऋण 13 में 5 और जोड़ दो, तो 5 जोड़ दोगे बेटा तो ऋण 8 आ जाएगा, और ऋण 8 में 5 जोड़ दोगे तो ऋण 3 आ जाएगा। देखिए बेटा, वेरी गुड, यही आपका हो गया उत्तर। तो आपने कौन सा कर लिया? 18 कर लिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया बेटा, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया। ठीक से कर रहे हैं आप, ठीक है। आप मन लगा के कर रहे हो, ये अच्छी बात है। क्यों बेटा? मन लगा के कर रहे हो, ये अच्छी बात है, ठीक है। ये आपके लिए भी अच्छा है और हमें भी लग रहा है कि नहीं, आप ठीक से कर रहे हो, हमें भी अच्छा लगता है। जब कोई स्टूडेंट अच्छा करता है तो उसके टीचर को अच्छा लगता है, और उसका बिहेव, उसका जो भी है वर्किंग ये अच्छी होती है, तो उसके मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है, ठीक है। यदि बेटा सही रास्ते पे जा रहा है तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है बेटा, ठीक है। और पढ़ाई के क्षेत्र में यदि स्टूडेंट अपने टीचर के अनुकूल कर रहा है तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना चाहिए बेटा, टीचर को भी अच्छा लगे और मम्मी पापा को भी अच्छा लगे, ऐसा व्यवहार अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग करने जा रहे हैं। क्या कहता है? सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। पहले साल में उसको 5,000 रुपए मिल रहे हैं, फिर हर वर्ष 200 रुपए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो किस वर्ष में उसका वेतन रुपए 7,000 होगा? तो अब देखो, जो भी ये है, जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, उसको यदि हम संख्याओं की सूची में सूचीबद्ध करें तो क्या आएगा? चलो ऐसे ही लैंग्वेज लिखते हैं बेटा। क्या लिखें? प्रश्न में दिए गए अंकों को समांतर श्रेणी के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। कैसे बेटा? उसकी तनख्वाह क्या है? 5,000 रुपए है। 1995 में 5,000 रुपए है। ये फिर द्वितीय वर्ष में क्या हुआ? 5,000 में 200 जुड़ गए, 5,200 हो गया। तीसरे वर्ष में 5,400 हो गया, 200 इसमें फिर जुड़ गया। 5,200 था, 200 और जुड़ गया, तो तीसरे वर्ष में 5,400 हो गए। ऐसे ये बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आया कि उसकी तनख्वाह कितनी हो गई बेटा? 7,000 हो गई।
ये है बेटा, ठीक है बेटा, है ये कितना हो गया, ये 5,000 हो गया, 5,200 हो गया, 5,400 हो गया, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 7,000 हो गया। तो बस प्रथम महीने में इतना है, प्रथम साल में, दूसरी साल में इतना हो जाएगा, तीसरे साल में इतना हो जाएगा, इस तरह से बढ़ेगा। कहता है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। माना 90 वर्ष में, 90 वर्ष में क्या बेटा, 90 वर्ष में तनख्वाह या वेतन रुपये 7,000 हो जाएगा। ठीक है बेटा, है ठीक है, सही ना बेटा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है, ए एन कितना है, ए एन है हमारा 7,000, ठीक है, और ए कितना है, ए है 5,000, और एन तो हमने माना है, एन हमको निकालना है, एन हमको कैलकुलेट करना है, एन माइनस 1, और डी कितना है 200 रुपए। बस कर लो बात, 5,000 इधर माइनस में हो जाएगा, 7,000 ऋण 5,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, डी को चाहो तो डायरेक्ट यहाँ 200 लिख लो, है ये डी यहाँ आ गया 200। अब ये कितना आ जाएगा, 7,000 में से 5,000 जाएगा 200, 2,000 बटे 200 इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये करेगा कट, 2 दहम 10 आ गया, 10 धन 1 बराबर एन, तो ये 11 बराबर एन आता है। 11वें वर्ष में, क्या बेटा, 11वें वर्ष में वेतन रुपये 7,000 हो जाएगा। क्लियर बेटा, बहुत सुंदर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। बहुत सुंदर। इस सेशन का और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, क्यों खुशी हो रही है बेटा, बहुत सुंदर बेटा है। इस प्रश्न का, इस सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न, इसको हम लोग कर लेते हैं तो बात बन जाएगी। बस 20, इसमें भी कुछ वैसे ही है। कहता रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपए 50 की बचत की, 50 रुपए इकट्ठा कर लिया। फिर क्या कर रही है वो, अपनी साप्ताहिक बचत में, पहले तो 50 इकट्ठा कर लिया किस तरीके से, फिर अब क्या करने लगी, वो इंक्रीज करने लगी, बढ़ोतरी करने लगी, किसमें, अपने साप्ताहिक बचत में। वो क्या करती है, फिर अपने साप्ताहिक बचत रुपए 17.5 17 रुपए 50 पैसे बढ़ाती गई। ठीक है, जो बचत थी हर हफ्ते उसमें 17.5 जोड़ती गई, 17.5 जोड़ती गई। तो 90वें सप्ताह में उसकी बचत 20.5 हो गई, 75 क्या 207.5 हो गई। तो एन बताओ, समझ आ रहा ना। कहता कि रामकली ने किसी वर्ष 250 रुपए उसने इकट्ठा कर लिए। कितना कर लिए, 250। फिर क्या किया, हर हफ्ते इसमें, ठीक है, 250 तो ये इकट्ठा हो गया। फिर अगले हफ्ते में 250 प्लस 7.50 कर दिया, फिर दूसरे हफ्ते में तो इतना हो गया। फिर तीसरे हफ्ते में क्या किया, इसमें 7 रुपए 50 पैसे और जोड़ दिया, 250 प्लस 7.50 था, प्लस 7.50 कर दिया। फिर चौथे हफ्ते में इसमें फिर 7.5 जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया बेटा। इस तरीके से वो बढ़ता गया। कहता है कि यदि 90वें सप्ताह में, 90वें सप्ताह में ऐसे करते करते 90वें सप्ताह में 207.5 हो जाता है, तो तो एन की वैल्यू बताओ। ये प्रश्न है। 250 रुपए किसी तरीके से जुगाड़ करके उसने इकट्ठा कर लिया। फिर हर हफ्ते उसमें 7 रुपए 50 पैसे डालती गई, 7 रुपए 50 पैसे
डालती गई तो उसके पास कब, किस हफ्ते में है, किस हफ्ते में 207.50 हो जाएंगे। इसमें भी हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिए गए अंक, प्रश्न में दिए गए अंक एक एपी को निरूपित करते हैं। प्रश्न में क्या लिखेंगे, प्रश्न में दिए गए अंक, प्रश्न में दिए गए अंक एक एपी को, किसको बेटा, एपी को निरूपित करते हैं। जिसमें प्रथम पद, जिसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद प्रथम पद 50 रुपए है, 50 है, ठीक है। सार्वांतर, सार्वांतर कितना बेटा, 7.5 है कि 17.5 है बेटा, है। ये जरा चेक कर लेते हैं, कुछ डाउट हो रहा है, क्यों बेटा, क्यों, आपको भी हो रहा है कि हम ही को हो रहा है। अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 का 1.75 है। वही तो हमें भी लग रहा था। अच्छा, पता नहीं क्यों अंदर से फील आता है। और यहाँ 5 है, यहाँ हमने 50 लिख रखा है। क्यों, कुछ चेंज हुआ है क्या नए उसमें एडिशन में? इतना सब चीज गलत कैसे हो गया? ठीक है, तो अभी हम जो पुरानी एनसीईआरटी में डेटा थे उसके हिसाब से लिख दे रहे हैं। ठीक है, बाई चांस ये डेटा सही है तो आप इस डेटा के हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो इसमें हमारी बुक में है, क्या लिख रहा है, सेव्ड इन 5 विद फर्स्ट वीक, यहाँ 5 कर देते हैं। हो सकता है रिवाइज हुआ हो, डेटा तो चेंज नहीं होते, यहाँ 5 कर देते हैं। ठीक है, और फिर 1.75 यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, 1.7। अब चूंकि हमको कुछ डाउट हो गया है, तो यदि हम गलत डेटा से करेंगे तो आगे फंसने की चांसेस हैं। यहाँ 20.75। ठीक है बेटा, तो ये कुछ अब चीजें सही लगने लगी। ठीक है, तो उस समय पैसे की वैल्यू कम थी, बढ़ा दें। ठीक है, तो चलो देखो आपके पास चॉइस हो गया, आप ये तो हमारे साथ कर लोगे इन डेटा पे। बाई चांस ये डेटा यहाँ 50 है, तो आप जहां हमने 50 लिखा है वहां 5 लिखा है, वहां 50 लिख लोगे। जहां हम 1.75 लिखने जा रहे हैं वहां आप 17.5 लिख लेना, और जहां हम 20.75 लिख रहे हैं वहां आप 207.5 लिख लेना। एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, तो अभी हम जो पुराने डेटा थे उन्हीं के बेस पे हम कर रहे हैं। हो सकता है ये डेटा नया हो, हमको लिखने में कुछ गलत हुआ हो, कोई बात नहीं। तो प्रथम पद हम लिख लेते हैं बेटा 5 है, तथा सार्वांतर हर हफ्ते कितना पड़ रहा है बेटा, 1.75 है, 1.75। तथा अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है बेटा 20.75। ठीक है, 20.75 अब निकाल लेते हैं बेटा। अब an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, an है अंतिम पद हमारा 20.75, यहां हम लिख लेंगे 20.75 बराबर ए है हमारा 5 धन n-1, n कितना है, n हमको पता करना है, -1 इंटू डी की जगह पे हमको लिखना है 1.75। बहुत सुंदर बेटा।
ठीक है। अब ये थोड़ा सा घमंडा टाइप का लग रहा है, क्यों है? कुछ मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लग रहा है। जब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है तब हम संभल संभल करके चलते हैं। कैसा चलते हैं? संभल संभल करके। आप तो बढ़िया जानते हैं ना, खेत का मेढ़ जब पतला होता है तो बड़ा कायदे से चलना पड़ता है, या कीचड़ वाला रास्ता होता है तो संभल करके चलते हैं। जहाँ सूखा रास्ता देते हैं वहां पैर रखते हैं। यहाँ भी प्यार से करेंगे, कंसंट्रेट होकर के करेंगे और संभल संभल करके करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ये 5 साफ सुथरा है, इसको इधर ले आते हैं। ये 20.75 है, 20.75 है, और 5 को इधर लाएंगे, माइनस करना तो 5 को हम लिख लेंगे 5.00। फिर यहाँ n-1, इसको अभी यहीं रहने देते हैं 1.75 को, ठीक है। तो 20 में से 5 चला जाएगा 15.75 बराबर n-1, और अब ले आओ 1.75 है, इसको यहाँ अपान 1.75 लिखो, ठीक है। और ये पॉइंट दोनों तरफ से हटा दो। अब यहाँ हम इसको अलग प्यार से सॉल्व करेंगे, 1575, ठीक है। 1575/175 बराबर n-1, ठीक है। n-1 है ना भी यहाँ। अब इसको सॉल्व करो बेटा, ठीक है। तो चलो 5 से करते हैं बेटा, 5 3 15, 2 17, 25 55 25, और ये बेटा 5 3 15, 5 सेकंड 5, 2 55 25, ठीक है। फिर 5 से करो, 5 7 35, और 5 6 30, 1 31, 5 3 15। वेरी गुड, 7 9 63। ये देखो, ये बताता है कि हम सही कर रहे हैं। यदि यहाँ कुछ फ्रैक्शन वर्क्शन में आने लगता तो चीज गड़बड़ हो जाती। क्यों? क्योंकि n फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है। तो n आ गया 9, नहीं ये इधर का LHS आ गया 9, और n1 इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू n, तो ये 10 हो जाएगा, 10 बराबर n। तो 10वें सप्ताह में क्या बेटा, 10वें सप्ताह में उसकी जो है इनकम, उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। ये चेक कर लेते हैं बेटा, 5.2। वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। तो इस डेटाज पे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। बाय चांस इस डेटा में कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, तो आप उस चेंज के हिसाब से कर लो। आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए। तो ये क्या हो गया, अतः 10वें सप्ताह में बचत रुपए 20.75 होगी। अच्छा, जानते हो, आप भी सोचते होंगे कि ये सेविंग कौन सी सेविंग है। ये बेटा सेविंग उस समय की है जब पैसे की बहुत वैल्यू थी, तब 5 रुपए बहुत मायने रखता था बेटा, ठीक है। 5 रुपए की वैल्यू थी, जो वैल्यू आज हो सकता है 500 रुपए की हो, वही वैल्यू उस समय 5 रुपए की थी, ठीक है। चीजें सस्ती थी, बहुत सस्ती थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया है कि किस सप्ताह में उसकी बचत इतनी हो जाएगी, ठीक है, कुल इतनी हो जाएगी। बचत करते करते जोड़ते जोड़ते वो कितना रुपए उसके पास इकट्ठा हो गया, 20.75। ये 15 दिन की कभी कभी सैलरी होती थी कुछ लोगों की, एक समय था, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी आप आज के समय में हो, आपके पास सेविंग अच्छी है, आपके पास पैसा अच्छा है, आप अच्छा अपनी सेविंग करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। आज के लिए बेटा बस इतना ही। अगले सेशन में हम लोग 5.3 पूरी रुचि के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ करेंगे। आज बस इतना ही बेटा। यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है बेटा। थैंक यू।